ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। नमस्कार। आज 15 अगस्त 2022 आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें और आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं ज्योतिष क्लास की, यानी ज्योतिष के बारे में बताने की, ज्योतिष को पढ़ाने के उद्देश्य। इस सेगमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे तो आप ज्योतिष के अच्छे जानकार ज्ञाता बन सकते हैं। आज पहला क्लास है। आज हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में आखिर हमें क्या क्या चीजों की जानकारी मिल सकती है, या ज्योतिष है क्या, या ज्योतिष किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, किसको इसके अधिकारी है या कौन इसका अधिकारी नहीं है। आज हम शुरुआत इससे करेंगे। सबसे पहले ज्योतिष के बारे में बहुत सारे भ्रांतियां भी फैली हुई है, बहुत सारे मनगढ़ंत कहानियां लोग बताते हैं और हमारे समाज में बैठी हुई है, फैली हुई है, जिस वजह से हम अक्सर एक कंफ्यूजन वाली स्थिति हमारे सामने आ जाती है, या हम सोचते हैं कि सही है नहीं है, कितनी एक्यूरेसी है ज्योतिष में। तो इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम इस पर चर्चा करते जाएंगे, इसके बारे में हम जानकारी कर देंगे और हम आपस में बात करेंगे। ज्योतिष के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि प्रदीपः सर्व विद्यानां, जितने भी विद्याएं हैं, जितने ज्ञान है, उसमें ये प्रकाश स्वरूप है, यानी कि नेत्र है, चक्षु है। ये हमें रास्ता दिखाता है, हमें बताता है कि आगे क्या है। जैसे हम जीवन के बारे में हम जान सकते हैं कि आने वाला समय हमारा कैसा रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लोग पूछते हैं कि इसमें एक्यूरेसी कितनी है। मैं आपको यकीन के साथ बताऊं कि ज्योतिष में 100% एक्यूरेसी है। एक मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं बात बता रहा हूँ, कोई अतिशोक्ति नहीं है इसमें कि मैं कोई बड़बोलापन में बोल रहा हूँ कि ये 100% सत्य है। ये सच्चाई है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस सही है और सही गणना करने वाला व्यक्ति है, तो आपके बारे में जो फलादेश होगा, यानी जो प्रेडिक्शन होगी, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। कई बार क्या होता है कि हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते वो अपने ज्ञान के हिसाब से वो कुंडली देखते हैं, हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं। कई बार जो बताते हैं वो सत्य नहीं होता है। जब वो सत्य नहीं होता है तो हम ये मानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विद्या गलत है, ज्योतिषी गलत है। यहाँ पे हम सबको एक बात समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष विद्या गलत नहीं है। ज्योतिषी गलत हो सकता है, उसको पूरा ज्ञान अगर नहीं है तो जितना ज्ञान है उसी के अनुसार ही वो बताएगा। अगर उसको पूरी जानकारी नहीं है तो आपको भी जानकारी पूरी नहीं मिलेगी। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र की कमी और गलती नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। जैसे मेडिकल साइंस है, आप कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल इत्यादि जाता है, कई बार ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो इलाज करते हैं, लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बीमारी ठीक के बजाय खराब भी हो जाती है। तो इसका मतलब नहीं कि मेडिकल साइंस गलत है। हाँ, वो डॉक्टर को पूरा अनुभव नहीं होगा, उसमें उनको कहीं ना कहीं बीमारी को समझने में या उनको ज्ञान का अभाव हो सकता है। तो उस डॉक्टर की कमी हो सकती है, लेकिन मेडिकल साइंस की कमी नहीं है। उसी प्रकार ज्योतिष जो विद्या हमारा, ज्योतिष जो ज्ञान है, ज्योतिष जो शास्त्र है, वो पूरी तरीके से अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। वो पूरी तरीके से सत्य है। ये हमारे जितने भी धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है। भगवान रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है कि भगवान राम जो भी कार्य किए अपने जीवन में, वो ज्योतिष के हिसाब से ही किया। ज्योतिष में केवल प्रेडिक्शन नहीं होता कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, ये ज्योतिष का नहीं, ये ज्योतिष एक अंग है। ज्योतिष का अंग एक जो फलादेश होता है, ज्योतिष का एक अंग गणित होता है, ज्योतिष का एक अंग मुहूर्त होता है। कहा गया है, रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान को जो जन्म लेना था तो उन्होंने भी अच्छे मुहूर्त का इंतजार किया। वो परमात्मा है, जब भी वो जन्म लेते उसी समय अच्छा मुहूर्त हो जाता, लेकिन नहीं, लिखा है कि योग लगन ग्रह बार तिथि
सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म कर मूल। यानी योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सब जब अनुकूल हो गया तब परमात्मा ने अवतार लिया। अब हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में भी बहुत सारे ज्योतिष, कोई रावण संहिता बोलता है, कोई भृगु संहिता बोलता है, कोई बृहद पराशर शास्त्र बोलता है, कोई बहुत सारे, इसमें भी भेद है। लेकिन जो सबसे जो प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, उसमें बृहद होरा पराशर शास्त्र का नाम अंकित है। यानी जो भी हम फलादेश करते हैं या जो भी सामान्य तौर पर ज्योतिष जो प्रचलित है प्राचीन काल से, वो पराशर शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या इसकी कैसे हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैत्रेय ऋषि ने पराशर जी से, पराशर ऋषि बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कोई ज्ञान बताइए, ऐसा कोई हमें विद्या दीजिए जिससे हम आने वाले समय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सके। हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो विद्या की जानकारी हमें मिल जाएगी तो बहुत सारा हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। मैत्रेय मुनि भी बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने लिए नहीं पूछा, समाज के कल्याण के लिए पूछा। तो पराशर जी बोले कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और आपने लोकानुग्रह कांक्षिणा, यानी कि दूसरे के कल्याण के उद्देश्य से आपने प्रश्न पूछा, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। एक शास्त्र, उसका नाम है ज्योतिष, जो ग्रह, नक्षत्र, राशि पर आधारित है। वो जो ज्ञान हम आपको बताएंगे, और मैं वो ज्ञान बताऊंगा जो ब्रह्मा जी ने हमें दिया था। लेकिन पराशर जी ने देने से पहले, यानी बताने से पहले, उन्होंने कुछ कंडीशन रखा कि किस व्यक्ति को देना चाहिए, किस व्यक्ति को यह ज्ञान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अब सुनिए ध्यान से। शांताय गुरु भक्ताय सर्वदा सत्यवादिने, आस्तिकाय प्रदातव्यम ततः श्रेयोध्यवाप्स्यति। उस व्यक्ति को यह ज्ञान देना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र को की विद्याएं देनी चाहिए या ग्रहण करनी चाहिए, जो व्यक्ति शांत चित्त वाला, अति क्रोधी, अति लोभी, अति लालची, उसको ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष विद्या के ज्ञान नहीं देनी चाहिए। उसके बाद क्या है? गुरु भक्ताय, गुरु का भक्त हो, यानी कि जो व्यक्ति उसको ज्ञान दे रहा है उसके प्रति उसकी श्रद्धा हो, क्योंकि जब तक आपकी उसमें श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्योतिष को ज्ञान ही नहीं है, ये ज्ञान के साथ साथ इसमें भक्ति का भी समन्वय होता है। क्योंकि शास्त्र हमारा धर्म ग्रंथ है, तो जहाँ पे धर्म शब्द जुड़ जाता है वहां पे भक्ति स्वतः आ जाती है। यदि कोई ज्योतिष का ज्ञान रखना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, तो उसको पहले भक्ति होनी चाहिए, यानी श्रद्धा होनी चाहिए। किसके प्रति? ज्योतिष के प्रति, अपने गुरु के प्रति। सर्वदा सत्यवादिने, वो व्यक्ति जो सत्य बोलने वाला, यानी झूठ न बोलता, उस व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान देना चाहिए। पराशर जी मैत्रेय मुनि को ये बता रहे हैं। उसके बाद आस्तिकाय प्रदातव्यम ततः श्रेयो ह्याप्यति। आस्तिकाय प्रदातव्यम, यानी ईश्वर में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के साथ साथ ईश्वर में, भगवान में भी उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। उसी व्यक्ति को यह ज्ञान देने से उसका वो अधिकारी होता है, वो श्रेष्ठ अधिकारी होता है। अब किसको नहीं देना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। न देयम पर शिष्याय, उस व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए इस ज्ञान को जो व्यक्ति अपने गुरुओं में श्रद्धा न करे, गुरुओं की आदर न करे, सम्मान न करे, उसको यह ज्ञान नहीं देनी चाहिए। नास्तिकाय सठाय वा, नास्तिक, नास्तिक होता है जो धर्म में, भगवान में, गुरुओं में, अपनी परंपरा में, अपने कुल के रीति में विश्वास नहीं करता है, उसको भी ज्योतिष का ज्ञान नहीं देनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए। सठाय, सठ हो यानी दुष्ट हो या उदंड हो, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं देना चाहिए कि ज्ञान ले भी लेगा तो उसका दुरुपयोग करेगा, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। दत्ते प्रतिदिनम दुखम जायते नात्र संशयः, यदि आप ऐसे व्यक्ति जो दुष्ट है, सठ है, मूर्ख है, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने दे दिया ज्ञान तो क्या करेगा?
प्रतिदिनम दुखम जायते, वह दुख ही देगा। यहाँ पर मुझे एक श्लोक ध्यान आ रहा है, उसको मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जरूर बताऊं। वो ज्ञानवर्धक श्लोक है कि यदि वही चीज, एक ही विद्या यदि अच्छे व्यक्ति को मिलता है तो वो उसका सदुपयोग कैसे करता है, यदि वही व्यक्ति किसी दुष्ट को या अयोग्य व्यक्ति को मिल जाता है तो वो उसकी उपयोग कैसे करता है, वो इस श्लोक के माध्यम से बड़ा अच्छा समझाया गया है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। किसी व्यक्ति के पास यानी दुष्ट व्यक्ति के पास यदि विद्या मिल जाए तो विवाद करता है। उसको कुछ ज्ञान मिल गया तो क्या करेगा, जाके प्रश्न पूछेगा किसी से, ऐसे उसको घुमा फिरा के पूछेगा जैसे कि विवाद हो। तो विद्या विवादाय धनम मदाय, यदि उसके पास धन आ गया तो क्या करेगा, अहंकारी हो जाएगा, उसमें मद आ जाएगा। किसी को ये सोचेगा नहीं कि कौन हमसे बड़ा है कौन छोटा है, किसका सम्मान करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, वो भूल जाता है, वो अंधा हो जाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय, उसके पास यदि ताकत आ जाए सत्ता आ जाए तो क्या करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर देता है, दूसरों को परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन यही तीनों ज्ञान शक्ति और धन यदि साधु यानी अच्छे व्यक्ति को मिल जाए तो ज्ञानाय, विद्या से क्या करेंगे, दूसरे को ज्ञान बांटेंगे। दान धन आ जाए तो दान करेंगे, अच्छे कर्मों में अच्छे कामों में लगाएंगे, समाज सेवा में धन को लगाएंगे। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और शक्ति हो जाएगा पावर हो जाएगा तो दूसरे की रक्षा करेंगे। तो ये जो अंतर है दुष्ट में और साधु यानी कि अच्छे व्यक्ति में, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान उसको देना चाहिए जो उसका अधिकारी हो, जो उस ज्ञान को लेके दूसरों में बांटे, दूसरों को समस्याओं का समाधान करे, दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश करे। अब आगे बढ़ते हैं। आज है 15 अगस्त 2022। ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत हमने चर्चा की। आज हम चाहते हैं कि भारत की जो कुंडली है उसके बारे में 2-4 मिनट हम आपसे बात करें। यह है भारत की कुंडली यानी हमारे देश की। 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि का समय, उसमें वृष लगन था। अब आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा या आगे जैसे जैसे हमारी क्लास चलेगी वो सारे डिटेल्स बताऊंगा कि लग्न कुंडली क्या होता है, कौन से घर से क्या देखते हैं, जो 12 घर होते हैं इसका क्या महत्व होता है, कौन से घर से क्या हम विचार करते हैं, दशाओं का क्या महत्व होता है, कौन सी दशा शुभ होती है कौन सी दशा अशुभ होती है, ये सारे डिटेल्स में हम बात करेंगे। लेकिन आज चूंकि पहला दिन है ज्योतिष क्लास का तो मैं चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त है तो भारत के कुंडली के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं लग्न कुंडली। कुंडली भी कई प्रकार की होती है, लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, नवमांश कुंडली होती है, कई कुंडलियां होती है। तो उसमें एक होता है लग्न कुंडली, ये सबसे प्रधान कुंडली माना जाता है। लग्न कुंडली से हम विचार करते हैं कि व्यक्ति की राशि क्या है, व्यक्ति के लग्न क्या है, कौन से ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए, कौन से योग बने हैं, कौन से कुंडली में दोष है, जीवन में क्या करेंगे, सारा विचार ज्यादातर हम लग्न कुंडली से ही करते हैं। और भी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उनमें बहुत सारे विषयों में अनेक अनेक विषयों के बारे में विचार किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यही होती है। हम भारत की कुंडली देख रहे हैं, भारत कुंडली वृष लगन है। वृष लगन को कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में स्थिर लग्न, चर स्थिर द्विस्वभाव, ये 3 प्रकार की स्वभाव वाली लग्न कुंडली होती है। तो पहला होता है मेष यानी कि चर, और दूसरी राशि जो है वृष होती है स्थिर। तो ये है स्थिर लगन की कुंडली। पहली बात, स्थिर लगन का मतलब हुआ या इसका तात्पर्य हुआ, अभी इसका डिटेल्स में तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति स्थिर रहता है, अपने विचारों पे अपने कर्मों पे अडिग रहता है। ये बहुत ज़्यादा अपने सोच को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा जो देश जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर अभी तक जो हमारा जो परम मित्र है यानी रूस, उसके साथ अभी भी हमारा संबंध अच्छा है, क्योंकि हम जल्दी अपने दिमाग को इधर उधर भटकाते नहीं, हम स्थिर रहते हैं। जिससे एक बार संबंध बन गया तो बन गया, और जो एक बार हमसे दुश्मनी कर लिया वो जीवन भर दुश्मन ही रहता है हमारे लिए। इसलिए
ये पहले है स्थिर लगन की कुंडली, ये समझिए। क्योंकि यहाँ पे राहु बैठे हैं, राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु जहां पर बैठते हैं वहां पे नुकसान करते हैं, क्योंकि राहु की अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, राहु अशुभ ग्रह है। लेकिन वृष राशि में राहु शुभ हो जाते हैं। नैसर्गिक नेचुरल जो स्थिति है राहु की वो अशुभ है, क्योंकि अशुभ ग्रह है और कुंडली के माध्यम से शुभ है। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो शुभ होने के कारण क्या करेंगे कि भारत की कुंडली में कई बार क्या होगा कि राहु बहुत अच्छी स्थिति लाएंगे, लेकिन अचानक से स्थिति को खराब कर देंगे। अब देखेंगे आजादी के बाद सभी तक हमारी स्थिति एक बार तो ऐसे लगेगी कि बहुत अच्छी स्थिति हम चल रहे हैं, बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन उसमें अचानक से ब्रेक आ जाते हैं, अचानक से रोड़ा आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। अब हम डिटेल्स में आगे बताएंगे कि इसका मतलब क्या तात्पर्य हुआ, कहाँ पे राहु क्या फल देंगे, लेकिन संक्षिप्त में बता रहे हैं। दूसरी चीज कि दूसरा घर है सेकेंड हाउस, उसमें है मंगल। मंगल के बारे में कहा जाता है कि ये बल प्रधान ग्रह है, यानी कि जिसमें बल लगता है, ताकत लगती है, वो मंगल का कार्य होता है। अब देखेंगे दूसरे घर से हम वाणी का विचार करते हैं, वाणी और धन और भी बहुत सारी चीज होती है, लेकिन मुख्य रूप से वाणी का विचार और धन का। आप देखें कि जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं शुरू से लेकर अभी तक उनकी सार गर्भित वाणी रहती है। जहां भी जिस भी मंच पे जाते हैं उनकी बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं, उनकी बातों को महत्व देते हैं। इसीलिए सेकेंड हाउस में मंगल ओजस्वी वाणी बनाता है, प्रभावशाली वाणी का कारक होता है। तीसरे घर जो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, चंद्रमा है, बुध है, शनि है, सूर्य है, शुक्र है, पंचग्रही योग बना हुआ है। तीसरा घर बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे घर हम क्या देखते हैं? पराक्रम। पराक्रम का मतलब ये हो गया कि हमारा आत्मबल, हम अंदर से कितना मजबूत है, चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या ना हो, हम उस परिस्थिति से भागते नहीं हैं, हम सामना करते हैं। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो चाइना से जब हमारी लड़ाई हुई थी 1962 में, तब भी हमने मुकाबला किया था। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसमें भी हमने डट के सामना किया, जो कि हमारी स्थिति नहीं थी। आप क्योंकि हमने चाइना से लड़के, हमारे अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने लड़ा। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सब जानते हैं। अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया, उन्होंने डटकर सामना किया। बहुत सारे हैं। आप इंदिरा गांधी जी को कौन भूल सकता है, जब उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है यहाँ पे कि सूर्य बैठ गए। सूर्य की जो डिग्री होती है और अन्य ग्रहों की जो डिग्री होती है, उसमें यदि 10 डिग्री के अंतर कम है, यानी दोनों की डिग्री के जो अंतर जो है 10 डिग्री से कम है, तो अस्त हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हमारा शनि अस्त है और शुक्र हमारा अस्त है, 2 ग्रह हमारे अस्त है। इसीलिए हमें जिस तेजी से, जिस पराक्रम से हमें आगे बढ़ना चाहिए, वैसा हम नहीं बढ़ पाए। दशा किसकी चल रही है? चंद्रमा की। चंद्रमा की दशा चलने का तात्पर्य हुआ कि चंद्रमा कहाँ के स्वामी है? तीसरे घर से। तीसरे घर का स्वामी होने का मतलब यह हुआ कि चंद्रमा इस समय बलवान है, तीसरा घर हमारा मजबूत है। जब तीसरा घर मजबूत है, इसीलिए हम पराक्रम वाला जो कार्य है वो एक के बाद एक लगातार लेते जा रहे हैं। मोदी जी ने निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जगह कोई और भी होता है इस दशा काल में, तो वो भी ऐसे ही निर्णय लेता। या ये दशा काल चल रहा है अच्छा भारत के लिए, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। दोनों एक दूसरे सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, कुंडली में, भारत कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। काल सर्प दोष कैसे होता है? राहु और केतु जहां भी होते हैं उनसे ठीक 7वें घर में होते हैं। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे के 7वें घर में होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि राहु केतु जहां भी आमने सामने हो और एक तरफ में सारे ग्रह आ जाए और एक तरफ बिल्कुल खाली हो, तो क्या होता है? काल सर्प दोष होता है। इसीलिए भारत जब से आजाद हुआ है, एक के बाद एक समस्याएं इसके सामने आती गई। अभी हमने संक्षिप्त चर्चा की, क्योंकि आज 15 अगस्त है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आने वाले वीडियो को
आप तक पहुंच पाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए कि जैसे दूसरा पार्ट हम अपलोड करें यूट्यूब में तो आपको मिल सके। जय श्री राम।